एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना नया टॉपिक है, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है बोहर्स मॉडल या बोहर्स थ्योरी बोल सकते हैं। सर बोहर्स मॉडल क्या होता है किसी भी एटम का, उसको बहुत अच्छे से बड़े ही प्यार से समझने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, जो कि आपको पता भी होगा कि हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं सर, वो पढ़ रहे हैं हम क्या, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। सर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में ये सारे के सारे टॉपिक थे जिनमें से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड भी पढ़ चुके हैं। सर क्वांटम इफेक्ट कल वाले लेक्चर में कर लिया था ना हमने, बिल्कुल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बोहर्स मॉडल। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और इसके लिए आगे से बता दें आपको। और क्या बता दें, इससे पहले हमने एक यूनिट की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर उसके भी सारे अगर आपने टॉपिक देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट के लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे यूनिट्स हमने अपने चैनल जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोड कर रखे हैं। आप जब भी चैनल पर जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में चले जाइए, हर किसी की प्लेलिस्ट हमने सेपरेट बना रखी है, यानी कोई भी टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ा है, सबको हम कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। अगर कोई रह भी रहा है तो हम कंटिन्यू उस पर काम कर रहे हैं, तो आप जाकर लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, देखिए और शेयर भी कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्या होता है सर बोहर्स मॉडल? बोहर्स ने क्या कहा? सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। हम यहां पर बात करने वाले हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के लिए जो बोहर्स मॉडल है उसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं। पोस्टुलेट का मतलब बोहर्स मॉडल क्या क्या बोलता है भाई, किस चीज के बारे में बताता है। तो सुन लो भाई, इसके एक एक पोस्टुलेट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत प्यार से समझने वाले हैं कि बोहर्स ने क्या कहा कि एटम हमारा एक्चुअल में कैसा दिखता है, एटम हमारा एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो पहला पोस्टुलेट तो हमारे पास ये था, बोहर्स ने कहा सर अगर हम एटम की बात करें तो एटम के बीच में हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जो किसी भी एटम का एंटायर मास को, यानी कि पूरे मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ये रदरफोर्ड ने भी बोला था, ये बोहर्स मॉडल भी बोल रहा है। बोहर्स मॉडल ने क्या कहा? बोहर्स मॉडल ने कहा सर देयर इज, या फिर हम बोल सकते हैं इन एनी एटम, भाई किसी भी एटम में, इन एनी एटम देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है which is responsible for the entire mass of an atom, मतलब क्या है सर इसका मतलब ये है कि जब भी न्यूक्लियस की बात करेंगे सर, जब भी किसी एटम की बात करेंगे तो वहां पर एक न्यूक्लियस होता है जो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पूरे एटम का ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट एंटायर मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पूरा मास उसके अंदर होता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ये इस तरह का ले लेते हैं भाई। ये है हमारे पास एक न्यूक्लियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने कुछ ये कलर लिया, आई होप दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, इसमें कोई प्लस दिक्कत नहीं आने वाली है। और सर ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है ये कैसा होगा? हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसमें पूरे एटम का मास इसके अंदर रहता है। ठीक है सर, ये तो पहली बात कही कि बोहर्स मॉडल ने ये कहा, पहली बात कि सर बोहर्स मॉडल की अगर हम बात करें तो वहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके पास टोटल, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पर बोल सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम, जो पूरे एटम का ऑलमोस्ट मास गेन करता है। चलिए सर आगे हम बात करते हैं। दूसरी कहानी इसने क्या कही बोहर्स मॉडल ने? इन्होंने कहा सर इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता ना, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सर कैसे रिवॉल्व करेंगे? जैसे कि प्लैनेट्स जो होते हैं, जो हमारे पास ग्रह होते हैं, वो ग्रह हमारे क्या करते हैं? सन के चारों ओर घूमते हैं।
भाई सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह घूमते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सर, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो यहां पर क्या कहा उन्होंने दूसरा पॉइंट ये कहा कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस जस्ट या फिर ये बोल सकते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक पाथ just like a planets around सन। जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं उसी तरह से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, एक स्पेसिफिक पाथ पर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं भाई, घूमते हैं। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं विच इज नोन एज क्या कहा जाता है उनको, ऑर्बिट और सेल, विच इज नोन एज ऑर्बिट और सेल। हम उनको ऑर्बिट या फिर सेल कहते हैं। क्या मतलब है सर दूसरे वाले पॉइंट का, इसको भी समझो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भी क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट सर ये कह रहा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ना, इसके चारों ओर बहुत सारे हमारे पास सेल्स पाई जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और वो भी एक स्पेसिफिक पाथ में घूमते हैं। सर वो स्पेसिफिक पाथ कौन सा होता है, जस्ट उसके बारे में जान लेते हैं कि वो हमारे पास स्पेसिफिक पाथ क्या होता है। जरा इधर देखते चलिए, आपको पता चल जाए क्या होता है। चलिए भाई, ये हमने बना दिया कुछ इस तरह से स्पेसिफिक पाथ बना दिए। ठीक है, इनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करेंगे और इनको क्या कहा गया भाई, इनको कह दिया है ऑर्बिट। क्या कह दिया इनको, ऑर्बिट, या फिर इनको हम सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेल कह दो या फिर ऑर्बिट कह दो। और सर ये जो मैंने पिंक कलर से यहाँ पर कर रखा है ना, ये क्या है सर, ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है सर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स की बात की। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि बोर्स मॉडल ने कहा कि किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारा एक न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। दूसरी पॉइंट हमारा ये कहा कि उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन घूमेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जस्ट लाइक जैसे प्लैनेट्स किसी सन के चारों ओर घूम रहे हो, इस तरह से। और वो एक स्पेसिफिक पाथ पर घूमते हैं। उस स्पेसिफिक पाथ को सेल या ऑर्बिट कहा जाता है। उस स्पेसिफिक पाथ को क्या कहते हैं भाई, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। अब अगली बात ये, सर ये कितनी सेल हो सकते हैं किसी भी एटम में, कितने सेल हो सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर हम बोल सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स कैन बी प्रेजेंट। इनफाइनाइट ऑर्बिट कैन बी प्रेजेंट। जो ऑर्बिट्स हैं वो हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। यानी कि अगर हम यहां बात करें भाई, अगर हम यहां पर बात करें, क्या करें हम यहां पर ये बोल सकते हैं, जैसे पहला ऑर्बिट है n=1 हो गया, दूसरा ऑर्बिट n=2 हो गया, तीसरा ऑर्बिट n=3 हो गया, फोर्थ है n=4 है, 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमारा बढ़ते हुए जाना है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। जब हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया ना, तो कहीं ना कहीं इसी मॉडल से हमने स्टार्ट किया था ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इस तरह से इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन एटम्स कितना बड़ा है कितना नहीं, उस चीज पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है ना, सभी सेल्स यूजेबल नहीं होते, जो कम एनर्जी वाले सेल्स होते हैं उन्हीं वही हमारे यूजेबल होते हैं। बाकी इनफाइनाइट तक हम बोल सकते हैं बहुत सारी सेल्स हो सकते हैं। ठीक है सर, अब अगला पॉइंट हमारे पास ये है, ये पॉइंट हमारे पास हो गया। क्या हो गया सर, कि हमारे पास इनफाइनाइट जो ऑर्बिट्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगली बात है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो सर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए भाई, फिक्स हमारा होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होना चाहिए। यहां पर लिखेंगे हम
इलेक्ट्रॉन revolves only in that orbit which angular momentum is quantized, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, केवल उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब बात आती है सर ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स होता है। भाई एंगुलर मोमेंटम की बात करें, थोड़ा सा इधर समझ लो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपने सबको पता होगा। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं भाई? एल से दिखाते हैं। और एल बराबर क्या होता है भाई? एल बराबर होता है P इंटू आर। सर P क्या है? P हमारा हम बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम होता है। और P बराबर हम जानते हैं P बराबर क्या होता है सर? P बराबर होता है mv। तो ये हो जाएगा mv। काम करते हैं एक ही लाइन में लिख देते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है P इंटू आर, इसको हम लिख सकते हैं P बराबर क्या होता है? mv। तो ये हो जाएगा mv आर। ये बराबर होता है हमारे क्वांटाइज्ड का मतलब है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिपेंड करता है कि कौन सी वाली सेल है। हर सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा। जैसे सेल नंबर n है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए h क्रॉस का, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज रहेगा n h क्रॉस के बराबर। और h क्रॉस बराबर होता है h अपॉन 2 पाई, इसलिए हम इसको कर सकते हैं n h अपॉन 2 पाई, n h अपॉन 2 पाई। तो ये हो गया हमारे पास मेन फॉर्मूला किसका? एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई? एन एच अपॉन 2 पाई या फिर एन एच क्रॉस के बराबर होता है। सर ये एन क्या है? एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो ये पूछने वाली बात नहीं है क्योंकि हम पहले से जान चुके हैं, सारे के सारे क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये है पहली सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होता है। अगर हम यहीं पर बात करें कि पहली जो सेल है इसका कोई ना कोई तो भाई एंगुलर मोमेंटम होगा ना, बिल्कुल होगा। तो उसके एंगुलर मोमेंटम को हम बोलेंगे एच क्रॉस, क्योंकि एन एच क्रॉस के बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि mvr बराबर है एन एच क्रॉस के। तो एन एच क्रॉस, एन की वैल्यू 1 है तो एच क्रॉस हो गया, एन की वैल्यू 2 है तो 2h क्रॉस हो गया, एन की वैल्यू 3 है तो 3h क्रॉस हो गया, एन की वैल्यू 4 है तो 4h क्रॉस हो गया। इस तरह से इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड होगा, ये कमवर्ती नहीं होगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है क्या? बिल्कुल है, उन्हें भी समझ लीजिए। सर उन्हें भी समझ लेते हैं। और क्या पॉइंट्स है? पहली बात सर जो न्यूक्लियस है जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता है तो सर उस फोर्स को हम बोल सकते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रॉन खुद बाहर की साइड घूमेगा तो वो क्या लगाएगा? बाहर की साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए, जिसको हम अभिकेंद्र बल अंदर की ओर, अपकेंद्र बल बाहर की ओर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? ये दोनों फोर्स एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर नहीं करता। सर एक कंफ्यूजन होता था, हमसे पूछा जाता है जैसे एक बात बताओ भाई, क्या बताएं? सर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। सर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। जब वो खींचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन खुद न्यूक्लियस में जाके क्यों नहीं गिर जाता? तो इसका रीजन क्या होता था? सर रीजन ये होता था कि हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको खींच रहा है और ये घूम रहा है इस तरह से। सर ये धीरे धीरे इस तरह से पास आना चाहिए और एक टाइम पर जाकर कहां पर समा जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता यही जानना था। सर ऐसा होता है जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो ये बाहर की साइड एक फोर्स लगा रहा होता है। किधर लगा रहा होता है? एक बाहर की साइड एक फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और सर ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो अंदर की साइड एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी पाथ में घूमता रहेगा, ना अंदर जाएगा और ना ही बाहर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसका अगला पार्ट लिख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे भाई, हम यहां लिखने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर इसको लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेंगे, नलीफाई द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है। दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, डज नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा की कहानी सुन लीजिए भाई, इसके अलावा क्या होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है सर इसकी एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब एनर्जी को ना तो ये लॉस करता है और ना ही ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग, इनका जो अगला पॉइंट था हमारा, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन एनी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट नहीं करता, या फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाइदर लिख लो यहां पर ताकि एक ही चीज में कवर हो जाए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन नाइदर इमिट एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता ना ही हमारा क्या करता है वो इमिट करता है ना, यानी मतलब उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहता है। बट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, और ये भी एनर्जी कैसे, पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी। देन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड, and jump in higher energy orbit। मतलब क्या है सर इसका, मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है कम एनर्जी लेवल से जहां पर था वहां से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। जैसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास सर ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये मान लीजिए N1 है, ये हमारे पास N2 है। यहां पर हम लिख देते हैं सर N1 जो है वो है ग्राउंड स्टेट। क्या है हमारी, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा रहता है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब भाई ये जो है भाई ये क्या है, ये है हमारे पास N2 एक्साइटेड स्टेट। क्या है हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है भाई सर, एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होकर जाता है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हो क्या रहा है। अगर हम इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, मान लीजिए उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। सर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है।
ठीक है। अब उसी तरह से अगर ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता है, अगर ये हमारा कहां से कहां पर आता है भाई, हाई एनर्जी लेवल से आता है लो एनर्जी लेवल पर, मतलब कैसे, मतलब ये है, देखिए इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ऊपर, बिल्कुल पहुंच गया सर, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया हमारा ऊपर। अब इस ऊपर से वापस से अपने वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आना चाहता है, ग्राउंड स्टेट पर आना चाहता है, तो यहां से वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। यहां से हमारी एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ लाइट, LIGHT, मतलब लाइट और हीट। ये हमारी हीट और लाइट की फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करता है। सर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इमिशन। तो दो प्रोसेस होता है, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है इमिशन। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाता है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी लेगा, तब वोट कर जाएगा, और वापस से जब नीचे आएगा अपने जगह पर तो जितनी एनर्जी ली थी उसको बाहर निकालेगा, उसको हम बोलते हैं इमिशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर ये था हमारे पास बोर्स मॉडल के सारे पोस्टुलेट। इसके अलावा सर बोर्स मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, बोर्स मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थे, उसको जान लीजिए। पहली बात तो ये है कि बोर्स मॉडल एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सर ये जो बोहर्स मॉडल था ना, ये हर एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये केवल उन एटम के लिए एप्लीकेबल था जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, या फिर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस लगा दो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, या फिर Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्लस लगा दो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सर इस तरह की स्पीसीज के लिए हमारा बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है। दूसरी चीज, नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर बोर्स मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि हाइजेनबर्ग में हमने पढ़ा था, पढ़ लिया ना सर, बिल्कुल पढ़ा, लास्ट वाले यूनिट में पढ़ा था। हाइजेनबर्ग कहता है कि सर किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ पता नहीं कर सकते। ये तो कहा था, हाइजेनबर्ग कहता है उसके पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता नहीं कर सकते, लेकिन बोर्स मॉडल कहता है सर उनका पाथ जो है, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, फिक्स रहता है। सर इसका मतलब उसका मोमेंटम पता है, हमें है पता है, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी पता कर सकते हैं, तो इसके अनुसार कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते, तो ये फॉलो नहीं करता उस चीज को। दूसरी बात, इसने कहा डोंट फॉलो डी ब्रोगली डुअल नेचर। सर डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दिखाते हैं। इसके अनुसार भाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें तो केवल और केवल कौन सा वाला नेचर है, पार्टिकल नेचर है, यहाँ पे तो वेव नेचर है ही नहीं, तो ये उसको भी फॉलो नहीं करता। सर एक कभी भी जिमान इफेक्ट के बारे में या स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं बताता। जिमान इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखाता है, स्टार्क इफेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दिखाता है, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को शेप को नहीं बताता है। सर ये थे बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस, और बोर्स मॉडल हमारा यहीं पर होता है समाप्त। अगले टॉपिक में मिलते हैं, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा एक बार देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है अभी। अगला जो हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट हो ही गया है, बिल्कुल। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाँ भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को भी हम कर चुके हैं लास्ट वाली यूनिट में, तो इसको भी हम यहां पर नहीं करने वाले हैं, आप वहीं से इसको कवर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर चुके हैं। सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बिल्कुल। अभी हमारे पास ये जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, मतलब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपको ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए लेक्चर को एंजॉय करिए, लेक्चर को शेयर करिए जहां हो सकता है वहां तक। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।